हेलो स्टूडेंट्स, क्रॉप फिजियोलॉजी के 6th लेक्चर में अपने पढ़ेंगे आज मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन या जल अवशोषण की क्रियाविधि। तो देखो, प्लांट बेसिकली दो मेथड के द्वारा या दो मैकेनिज्म के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। उनमें से एक तो है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, जिसे अपने बोलते हैं सक्रिय जल अवशोषण, और दूसरा है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, जिसे अपने बोलते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण। ठीक है, इस मैकेनिज्म के बारे में कि प्लांट कौन से मैकेनिज्म के द्वारा या प्लांट किस प्रकार जल का अवशोषण करते हैं, इसके बारे में जो बताया था साइंटिस्ट का नाम है क्रेमर ने सबसे पहले बताया था। ठीक है, तो इसके अंदर भी आगे दो मैकेनिज्म है, एक्टिव और पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण। इनको अपने डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने इन दोनों की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं एक साथ। इन दोनों की डेफिनेशन को अपने एक साथ पढ़ लेते हैं। जैसे मानो कि ये अपना प्लांट है, ये मिट्टी हो गई और मिट्टी के नीचे ये क्या है, जड़ें, रूट्स, और ये स्टेम पर क्या प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है। तो एक्टिव और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन किस प्रकार होता है, पहले अपने देखो सक्रिय जल अवशोषण या एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। जब जल अवशोषण के लिए, ध्यान से सुनना, कि जब जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी कारक या उत्तरदायी बल कहां पर उत्पन्न हो, पत्तियों पर उत्पन्न हो। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं कि जब जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी कारक या उत्तरदायी बल मतलब फोर्स कहां पर उत्पन्न हो, पत्तियों पर उत्पन्न हो, तो उसे तो अपने क्या बोलते हैं, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय जल अवशोषण। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि जल अवशोषण मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी कारक मतलब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, उत्तरदायी कारक या बल मतलब फोर्स पत्तियों में उत्पन्न होता है, लीफ में उत्पन्न होता है। ठीक है, पत्तियों में उत्पन्न हो तो उसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं अपने, निष्क्रिय जल अवशोषण, उसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जब वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर या रिस्पॉन्सिबल फोर्स कहां पर उत्पन्न हो रहा है, लीफ में। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मैकेनिज्म होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय जल अवशोषण। और इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एटीपी आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब देखो सक्रिय जल अवशोषण या एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी कारक, ठीक है, जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी कारक या उत्तरदायी बल कहां पर उत्पन्न होता है, जड़ों में उत्पन्न होता है, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, सक्रिय जल अवशोषण। कि जब वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर या रिस्पॉन्सिबल फोर्स कहां पर उत्पन्न हो, रूट्स में उत्पन्न हो, तो इस प्रकार का जो मैकेनिज्म है उसे अपने बोलते हैं एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जल अवशोषण, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी कारक या बल मतलब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर या फोर्स जड़ों में उत्पन्न हो, जड़ों में उत्पन्न हो
तो उसे सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक्टिव में तो क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है या रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, रूट में। और पैसिव में क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, लीफ में। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। और इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। ये इसमें सिंपल इसकी डेफिनेशन है जो आपने याद रखनी है। ठीक है, अब अपने एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि एक्टिव जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, और पैसिव किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं एक्टिव के बारे में। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि सक्रिय जल अवशोषण या एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि ऐसा जल अवशोषण जिसके लिए जो उत्तरदायी कारक है या उत्तरदायी एक बल है, फोर्स, वो कहाँ पर उत्पन्न होता है, जड़ों में उत्पन्न होता है। उसे अपने बोलते हैं सक्रिय जल अवशोषण। और इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। सक्रिय जल अवशोषण के बारे में साइंटिस्ट ने बताया था, उसका नाम था रेनर। इस मैकेनिज्म के बारे में बताया था क्रेमर ने, लेकिन अपने बात कर रहे हैं सिर्फ सक्रिय के बारे में। तो किसने बताया था, रेनर ने बताया था। तो इसे अपने एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। जैसे ये क्या है, एपिडर्मिस या अधिचर्म। ठीक है, या जिसे अपने बोल देते हैं कि जो रूट की एपिडर्मिस होती है या रूट की जो अधिचर्म होती है उसे अपने क्या बोल देते हैं, एपिब्लेमा बोल देते हैं या राइजोडर्मिस बोल देते हैं। और ये उसमें क्या है, रूट हेयर। इस प्रकार तो इस प्रकार अपने एक डायग्राम बनाते हैं। यहां पर बीच में अपने दूसरी सेल बना ली। ये क्या है, कॉर्टेक्स या वल्कुट। इस प्रकार छोटा सा अपने डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार ये अपनी दूसरी लेयर अपने बना ली। यहाँ पर सिंपल अपने डायग्राम बनाया है। ये क्या आ गई, मिडल लेयर आ गई, जिसे अपने कॉर्टेक्स नाम दे देंगे। यहाँ पर अपने बना देते हैं एंडोडर्मिस या अंतस्त्वचा। एंडोडर्मिस या अंतस्त्वचा। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरी लेयर आ जाती है, जिसे अपने परिरम बोलते हैं, पेरिसाइकल। और इसके अंदर क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम लिख रहा हूँ, कौन सा, जाइलम। जाइलम भी दो प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। यहाँ पर अपने सिंपल लिख लेते हैं जाइलम के बारे में। अब देखो सक्रिय जल अवशोषण किस प्रकार होगा। यहाँ पर ये क्या है अपने पास, ये सॉइल। ये क्या है, मिट्टी के कण या सॉइल पार्टिकल। ये जो अपने डायग्राम बनाया है, ये किसका डायग्राम है, रूट हेयर का। ये क्या है, रूट की एपिडर्मिस, जिसे अपने बोल सकते हैं राइजोडर्मिस। ये जो लेयर बनी है, इस लेयर को अपने क्या नाम दिया है, कॉर्टेक्स। ये वाली जो लेयर है इसे अपने क्या नाम दिया है, एंडोडर्मिस। और ये वाली जो सिंगल लेयर है इसे अपने क्या नाम दिया है, पेरिसाइकल। ठीक है, तो देखो अब इस सॉइल के अंदर ये जो मैंने यहाँ पर ये बनाया है, ये तो सॉइल है ना। इस प्रकार ये तो सारी क्या है, सॉइल है। इस सॉइल में ये क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है पानी। सॉइल में ये क्या प्रेजेंट है, पानी। अब अपने ये देखना है कि ये जो पानी है ये इस रूट हेयर के अंदर किस प्रकार एंटर करता है। देखो ये रूट हेयर के अंदर कब एंटर करेगा, जब ये रूट हेयर है, इस रूट हेयर की जो डीपीडी है,
इस रूट हेयर की डीपीडी क्या होगी, रूट हेयर की जो डीपीडी है वो क्या होगी, ज़्यादा, और इसका जो ओपी है वो भी क्या है, ज़्यादा। डीपीडी कब ज़्यादा होगी इसकी, जब इस रूट हेयर के अंदर जो पानी है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जब पानी कम होता है और जो सॉल्यूट है, जो विलय है वो ज़्यादा होता है, तो डीपीडी और ओपी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इस स्टेज के अंदर जो सेल है उसका जो टर्गर प्रेशर है, जो सफीती दाब है वो क्या होता है, कम होता है। इस स्टेज के अंदर जो टर्गर प्रेशर है वो भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो सॉइल के पार्टिकल है यहाँ पर पानी प्रेजेंट है, तो कहने का मतलब जो बाहर वाला जो सॉल्यूशन है, जो ये सॉइल का सॉल्यूशन है, इसकी डीपीडी क्या है, इसकी डीपीडी कम है, इसकी ओपी भी क्या है, कम है। ठीक है, जब जो सॉइल वाला ये जो सॉल्यूशन है, सॉइल का सॉल्यूशन है, मृदा का विलयन है, इसकी डीपीडी कम होती है और इसकी ओपी भी क्या होती है, कम होती है। ये कम कब होती हैं, ये मैंने पहले वाले लेक्चरों में बताया हुआ है। और जो रूट हेयर है, इसकी जो डीपीडी ज़्यादा होती है, इसकी ओपी ज़्यादा होती है, और इसका टीपी क्या होता है, कम होता है। तो क्या होता है, ये जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये रूट हेयर के अंदर क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है। कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोस्मोसिस, अंतःपरासरण। अंतःपरासरण की प्रक्रिया के द्वारा जो मृदा विलयन के अंदर जो जल है वो रूट हेयर के अंदर क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है। अब देखो ये पानी कहाँ पर आ गया, इस सेल में आ गया। मान लो ये एक सेल है, पानी कहाँ पर आ गया, इस सेल में आ गया। पहले क्या था, पानी इस सेल में आ गया ना, पहले क्या था, ये वाली जो सेल थी, इस सेल की कंडीशन किस प्रकार की थी, इसकी डीपीडी ज़्यादा थी, इसकी ओपी भी ज़्यादा थी, इसकी टीपी कम थी। लेकिन जैसे ही इस सेल के अंदर पानी आता है तो क्या चेंजेस हो जाते हैं वहाँ पर, इसे साफ कर देते हैं अपने। ठीक है, इस सेल की अपने बात करें, इस सेल की अपने बात करें तो पहले क्या था, पहले इसकी जो टीपी है, टर्गर प्रेशर, वो कम था, और जो इसकी डीपीडी है वो ज़्यादा थी, और ओपी भी क्या थी, ज़्यादा थी। जैसे ही इसके अंदर किसने एंटर किया, इसके अंदर पानी ने एंटर किया, तो होगा क्या, इसकी टीपी बढ़ जाएगी, टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब उसके अंदर पानी आ जाएगा तो उसकी डीपीडी और ओपी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओपी क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो सॉल्वेंट का परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, और सॉल्यूट की जो प्रतिशतता है, सॉल्यूट का जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब सॉल्यूट कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। जब सॉल्वेंट की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो डीपीडी क्या हो जाएगी, कम। जब उसके अंदर सॉल्वेंट आ चुका है तो उसकी जो वॉल पर एक प्रेशर लगेगा, जिसके कारण जो टर्गर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इस सेल का, ये सेल अब इस स्टेज के अंदर है। अब इस सेल से इस सेल के अंदर पानी कब आएगा, ठीक है, जब इस सेल की जो टीपी है वो क्या होगी, कम, डीपीडी क्या होगी, ज़्यादा, ओपी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, तो आपने पानी पढ़ा हो ना कि पानी का जो मूवमेंट है वो किस ओर होती है, कम डीपीडी वाले एरिया से ज़्यादा डीपीडी वाले एरिया की ओर। अब अपने को पता है कि इस सेल की डीपीडी कम है और इस सेल की डीपीडी ज़्यादा है, तो पानी किस ओर मूव कर जाएगा, पानी इस सेल से इस सेल में आ जाएगा। ठीक है, पानी कहाँ पर आ जाएगा, एक सेल से इस दूसरी सेल में आ जाएगा। जब वापस पानी इस सेल के अंदर आएगा, ठीक है, तो होगा क्या, उसका टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, उसकी डीपीडी कम हो जाएगी, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब पानी यहाँ पर आ चुका है, अब पानी कहाँ पर आ चुका है, पानी यहाँ पर आ चुका है। अब पानी इस सेल के अंदर कब जाएगा, जब इस सेल की डीपीडी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब इस सेल की डीपीडी इस सेल से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पानी किस ओर जाता है, कम डीपीडी वाले एरिया से ज़्यादा डीपीडी वाले एरिया की ओर, या कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाली सेल से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाली सेल की ओर। ठीक है, या कम टर्गर प्रेशर वाली, ज़्यादा टर्गर प्रेशर वाली सेल से
कम टर्गर प्रेशर वाली सेल की ओर। तो इस प्रकार जो पानी है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफ़र होता रहता है, एक सेल से दूसरी कोशिका दूसरी सेल के अंदर मूव करता रहता है। ठीक है, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू या कौन से प्रिंसिपल के बेस पर? इसी प्रिंसिपल, ये जो 3 चीज़ें हैं ये अपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल मान के चलो, इसे आप यहाँ पर समझो कि ये एक सेल है, एक सेल ये है, ठीक है, और एक सेल ये है। अपने 2 ही सेल मान के चलो। इस सेल की डीपीडी 10 है, इस सेल का जो ओपी है मान लो वो कितना है 10 है, और इसका जो टर्गर प्रेशर है वो कितना है 2 है। ठीक है, और ये वाली जो सेल है इसकी जो डीपीडी है वो 1 है, इसका जो ओपी है वो 2 है, इसका जो टर्गर प्रेशर है वो कितना है 10 है। तो अब आप बताओ, ये सेल है, इसे मैंने नाम दे दिया ए, इसे मैंने नाम दे दिया बी। तो पानी ए से बी में आएगा या बी से ए में जाएगा? तो अभी मैंने आपको बताया कि पानी की जो मूवमेंट होती है वो किस ओर होती है? कम डीपीडी वाले एरिया से ज़्यादा डीपीडी वाले एरिया की ओर। ठीक है, कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाली सेल से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाली सेल की ओर, ज़्यादा टीपी वाली सेल से कम टीपी वाली सेल की ओर। इसे आप एक एक करके समझ सकते हो। यहाँ पर टर्गर प्रेशर कम है, इसके कंपैरिजन टर्गर प्रेशर कम है, मतलब उसकी वॉल पर प्रेशर नहीं लग रहा या बहुत कम लग रहा है। वॉल पर प्रेशर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं है। इसकी वॉल पर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है क्योंकि इस सेल में पानी ज़्यादा है। तो यहाँ पर पानी ज़्यादा है, यहाँ पर पानी कम है। अब यहाँ पर पानी ज़्यादा है, ठीक है, पानी ज़्यादा है, तो जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार का है? डाइल्यूट है। यहाँ पर जो पानी है वो क्या है? कम है, तो मतलब सॉल्यूशन किस प्रकार का? कंसंट्रेट है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो पानी है वो बी से ए की ओर जाएगा, बी सेल से किस में जाएगा? ए सेल में जाएगा, कम डीपीडी वाले एरिया से ज़्यादा डीपीडी वाले एरिया की ओर जाएगा। तो ये मैकेनिज्म आपने याद रखना है। इसके द्वारा जो पानी है वो एक सेल से दूसरी सेल में जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के द्वारा पानी है वो एक सेल से दूसरी सेल में, दूसरी से तीसरी सेल में, तीसरी से चौथी सेल में आगे मूव करता रहता है। तो इस प्रकार पानी कहाँ तक आ जाता है? एंडोडर्मिस तक आ जाता है। अब एंडोडर्मिस में क्या होता है? जो अंतस्थ त्वचा होती है, अंतस्थ त्वचा में पाई जाती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन पट्टिकाएं। क्या पाई जाती हैं? ये एक साइंटिस्ट का नाम है कैस्पेरी या कैस्पेरियन। उसने इसकी डिस्कवरी की थी, तो उसने क्या नाम दे दिया? कैस्पेरियन पट्टिकाएं या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, कि यहाँ पर जो एंडोडर्मिस होती है, इस एंडोडर्मिस के अंदर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। लिग्निन या सुबेरिन का जमाव होता है। ठीक है, किसका जमाव होता है? लिग्निन और सुबेरिन का, जिसके कारण ये क्या होती हैं? जो सेल्स हैं वो अपारगम्य होती हैं, इम्परमिएबल होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो क्या याद रखना आपने, कि जो जाइलम के सामने होती है ना, जो सेल जाइलम के सामने वाली जो एंडोडर्मिस सेल होती है, उसके अंदर लिग्निन और सुबेरिन का जमाव नहीं होता, मतलब वहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है। तो पानी उस सेल के द्वारा आगे मूव करता है और जाइलम तक पहुँचता है। ये जो सेल है जिसके अंदर, वो एंडोडर्मिस सेल जिसके अंदर लिग्निन और सुबेरिन नहीं है, वो कौन सी होती है? जाइलम के सामने वाली। और उस सेल को अपने क्या नाम देते हैं? मार्ग कोशिका या पैसेज सेल। मार्ग कोशिका या पैसेज सेल। तो मार्ग कोशिका के द्वारा जो पानी है वो कहाँ तक आता है? जाइलम तक आता है। जब जाइलम में पानी आ जाता है तो जाइलम के अंदर एक प्रेशर उत्पन्न होता है, एक दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण पानी है वो ऊपर ऊंचाई तक चला जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। सक्रिय जल अवशोषण में, सक्रिय जल अवशोषण में जो पानी है वो एक सेल से दूसरी सेल में जाता है, वो किस मैकेनिज्म के द्वारा जाता है? तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है? जो रूट है,
इसमें जो मेन जो फंक्शन है, ठीक है, जो मेन फंक्शन है वो किसका है, रूट का है। कि सबसे पहले जो पानी कहाँ पर आया, रूट में आया है। रूट में क्यों आया, क्योंकि जो रूट हेयर की सेल थी इसकी डीपीडी ज़्यादा थी, ठीक है, रूट हेयर की डीपीडी ज़्यादा थी, इसका ओपी ज़्यादा था और टर्गर प्रेशर कम था। और जो आसपास जो सॉइल का सॉल्यूशन था उसकी डीपीडी और ओपी क्या थी, कम थी। तो पानी किस ओर जाता है, कम डीपीडी वाले एरिया से ज़्यादा डीपीडी वाले एरिया की ओर। जैसे ही पानी गया तो पानी जाने से डीपीडी क्या होगी, कम होगी। जैसे ही सॉल्वेंट गया तो परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बढ़ गया और परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कम हो गया। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कम हुआ, विलय की प्रतिशतता तो कम होगी, विलायक की प्रतिशतता बढ़ गई। जब विलय की प्रतिशतता कम होगी तो ओपी भी कम हो गया। जैसे ही पानी गया तो उसकी वॉल पर प्रेशर लगा और टर्गर प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो पानी किस ओर जाता है, कम डीपीडी वाले एरिया से ज़्यादा डीपीडी वाले एरिया की ओर। इसी मैकेनिज्म के थ्रू पानी एक सेल से दूसरी सेल में जाता है। और एंड में जो पैसेज सेल है उसके द्वारा, ठीक है, मतलब इन सेल के अंदर भी जो पानी था वो यहाँ से क्रॉस नहीं करेगा, वो वापस सारे का सारा पानी कहाँ से जाएगा, इसी पैसेज सेल के द्वारा जाएगा, इसी पैसेज सेल के थ्रू जाइलम में जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है सक्रिय जल अवशोषण के अंदर, ठीक है, कि इसमें जो जड़ें हैं वो सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, ठीक है। इसमें लीफ का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। इसमें बस यहाँ से जितनी भी उसकी स्पीड है, जितनी भी उसकी क्षमता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार पानी अवशोषित करती रहती हैं और जाइलम तक पहुँचाती रहती हैं। लीफ का इसमें कोई भी रोल नहीं होता, किसमें, सक्रिय जल अवशोषण में, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में। इसके बारे में 2-3 चीज़ें और पढ़ लो। मेन ये चीज़ याद रखनी है जो आपके सामने ये है कि पानी की मूवमेंट किस ओर होती है। ये तीनों कंडीशनें याद रखनी है। पानी इस ओर जाता है, इस एरिया से इस एरिया की ओर। सक्रिय जल अवशोषण में आपने और कौन सी बातें याद रखनी है कि सक्रिय जल अवशोषण होता कब है, ठीक है। सक्रिय जल अवशोषण होता है, आप कह सकते हो कि फेवरेबल कंडीशन में, अनुकूल परिस्थितियों में। अनुकूल परिस्थितियां कौन सी होती हैं प्लांट के लिए, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता। या अनुकूल परिस्थितियां कौन सी होती हैं, यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन की अपने बात करें, जब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कह लो कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, जब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा तो दूसरी फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो वाष्पोत्सर्जन की दर है, जो ट्रांसपीरेशन की दर है, कम होती है। जो मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर जो जल है वो उपयुक्त मात्रा में होता है, ना ही तो कम होता है ना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। याद रखना उपयुक्त का मतलब क्या है, सुटेबल का मतलब क्या हो सकता है कि ना ही ज़्यादा ना ही कम, ठीक है। तो मिट्टी में या मृदा में जल की मात्रा उपयुक्त हो। उपयुक्त शब्द का मतलब यहां पर है कि ना ही ज़्यादा होती है ना ही क्या होती है, कम होती है। तो या अपने टाइम बता सकते हैं अपने, ठीक है। तो ये कंडीशनें कौन सी होती हैं, फेवरेबल कंडीशन। इन कंडीशंस के अंदर कौन सा अवशोषण होता है, सक्रिय जल अवशोषण या एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन। पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि ये होता है, या तो आप कह लो कि सुबह के टाइम होता है, या कब होता है, शाम के टाइम, या रात को लिख सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि सुबह क्या होता है, सुबह टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता क्योंकि धूप नहीं होती सुबह, और शाम तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम होती है। तो ये भी आपने याद रखना है। सक्रिय जल अवशोषण में, एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन के अंदर जो जड़ें हैं, ठीक है, जो रूट्स हैं, जड़ें सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है।
ठीक है, जड़ें सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। और पॉइंट आप इसमें क्या याद रख सकते हो कि यहाँ पर जो एक दाब है, उस दाब को अपने क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर या मूल दाब। मूल दाब कहाँ पर उत्पन्न होता है, जड़ों में। मूल दाब जड़ों में उत्पन्न होता है, जड़ों में उत्पन्न होता है। इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट भी आप इसमें याद रख सकते हो, ठीक है। मूल दाब जड़ों में उत्पन्न होता है, जड़ें सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, सुबह शाम होता है, एटीपी की आवश्यकता होती है। लास्ट पॉइंट आप और क्या याद रख सकते हो कि मान लो एक दिन के अंदर प्लांट को 100 ml पानी की जरूरत है। मान लो एक दिन के अंदर प्लांट को 100 ml पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के द्वारा वो सिर्फ 2 से 4 ml वाटर ही एब्जॉर्ब करता है। बाकी आप कह लो कि 96 to 98 ml जो पानी है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू आता है, पैसिव, निष्क्रिय जल अवशोषण के थ्रू, ठीक है। क्योंकि ये तो कब होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, सुबह शाम होता है। सुबह शाम वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है, तो सुबह शाम अपने को भी प्यास कम लगती है। अपने को प्यास कब लगती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो पौधे को भी पानी की कब ज़रूरत है, जब ज़्यादा ट्रांसपीरेशन हो रहा होता है। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू सिर्फ 2 से 4 ml पानी ही वो क्या, या परसेंटेज में लिख सकते हैं कि 2 से 4% होता है। सक्रिय जल अवशोषण सिर्फ 2 से 4% होता है। बाकी जो मैक्सिमम है वो कौन सा होता है, मैक्सिमम होता है पैसिव, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने बात करें, ये हो गया अपना सक्रिय जल अवशोषण कंप्लीट हो गया। सक्रिय जल अवशोषण में ये सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट अपने बात करें निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण में बस इसका अपोजिट आपने याद रखना है कि उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो कब होता है, जब ज़्यादा गर्मी होती है। वो कब होता है, जब वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होती है। निष्क्रिय जल अवशोषण में क्या होता है कि जो मूल दाब उत्पन्न होता है, या कह लो कि जो एक दाब उत्पन्न होता है, वो कहाँ पर होता है, पत्तियों में होता है। उसमें जड़ें सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती। इसका उल्टा आता जाएगा। दूसरा है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय जल अवशोषण, ठीक है। निष्क्रिय जल अवशोषण में आपने क्या याद रखना है, मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था कि इसमें जड़ें निष्क्रिय रहती हैं। निष्क्रिय रहती हैं मतलब वो सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती, ठीक है। जड़ें तो मतलब जैसे कह लो कि एक पाइप का काम करती हैं। जड़ों के अंदर कोई भी ऐसा प्रेशर उत्पन्न नहीं होता। जड़ें ऐसा कोई भी काम नहीं करती मतलब कि वो पानी को अवशोषित करें। जड़ें तो एक पाइप का काम करें। जो एक कह लो कि जो फोर्स है, वो फोर्स कहाँ पर लग रहा है, पत्तियों में। पत्तियों में एक ऐसा दाब उत्पन्न हुआ है जो पानी को खींच रहा है। बस जड़ों के द्वारा तो वो आ रहा है पानी। जड़ों के अंदर ऐसा कोई भी दाब उत्पन्न नहीं हो रहा कि मिट्टी से वो पानी ले रही हैं। जो मेन दाब है वो कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, पत्तियों में, ठीक है। पत्तियों में दाब उत्पन्न हो रहा है, बस जड़ों के द्वारा तो वो सिर्फ आ रहा है। तो इसमें जड़ें निष्क्रिय रहती हैं, ठीक है। जो इसमें सक्रिय भूमिका होती है वो किसकी होती है, पत्तियों की, ठीक है। तो अवशोषण के लिए उत्तरदायी कारक या दाब कह सकते हो आप, या बल कह सकते हो आप, पत्तियों में उत्पन्न होता है। और पत्तियों में वो कैसे उत्पन्न होता है वो अपने पढ़ेंगे अभी। पत्तियों में उत्पन्न होता है, ठीक है। ये होता कब है, जब वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो, ज़्यादा हो। जब वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब पौधे को ज़्यादा पानी की आवश्यकता हो।
दोपहर के टाइम कौन सा होता है निष्क्रिय जल अवशोषण जी। तो ये तीनों बातें एक ही हैं कि वाष्पोत्सर्जन कब ज़्यादा होता है, दोपहर के टाइम। दोपहर के टाइम क्यों? क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, हवा के अंदर कोई नमी नहीं होती, हवा में कोई मॉइस्चर नहीं होता, इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। सक्रिय के अंदर एटीपी जरूर की आवश्यकता होती है, इसमें एटीपी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने। अब देखो इसमें होता क्या है। मान लो ये अपना स्टेम है, ये स्टेम है, ठीक है। ये यहाँ पर अपने एक यहाँ से अपने ब्रांच बना देते हैं। ये इसकी क्या है, एक शाखा, ब्रांच है। इस ब्रांच पर मान लो यहाँ पर ये क्या लगी हुई है, यहाँ पर इस प्रकार लगी हुई है लीफ। समझाने के लिए अपने थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने मेन प्लांट से बड़ी तो लीफ बन गई, सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये लीफ होगी अपनी। लीफ में यहाँ पर क्या है, मान लो काफ़ी सारे स्टोमेटा होते हैं, लेकिन अपने सिर्फ एक बना लिया। ये क्या है, रंध्र या स्टोमेटा। यहाँ पर ये क्या है, जड़ें। मान लो ये यहाँ पर अपने काफ़ी सारी जड़ें होती हैं, तो अपने यहाँ पर एक जड़ को शो कर देते हैं। मान लो ये क्या है, जड़, रूट। इस रूट के अंदर मान लो यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, रूट हेयर। ये क्या लगा हुआ है, रूट हेयर। ये स्ट्रक्चर है। मान लो इन सभी को अपने बंद कर दो, अपने समझने के लिए सिर्फ इतना चाहिए। अब आपको पता है जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम होता है। यहाँ पर मैं देखो जाइलम ड्रॉ कर रहा हूँ अब बीच में। ये तो जाइलम किसका हो जाएगा, ये जाइलम हो जाएगा स्टेम का। ये जाइलम किसका हो गया, ये किसका जाइलम हो गया, स्टेम का जाइलम। रूट को अपने थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये रूट है मान लो इतनी, ठीक है। ये किसका जाइलम है भाई, ये जाइलम है स्टेम का। तो इसे मैं लिख देता हूं कि ये जो इतने वाला जाइलम है, ये किसका जाइलम है, स्टेम का जाइलम। जो स्टेम का जाइलम है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है रूट के जाइलम से। ये किससे जुड़ा हुआ है, जो ये वाला इतना पार्ट है, ये किसका जाइलम है, रूट का जाइलम। रूट का जाइलम है। और ये क्या हो जाएगा, जो एक ब्रांच है या एक शाखा है, उस शाखा का जाइलम है। ये क्या है, ब्रांच या शाखा का जाइलम। तो इसे अपने क्या लिख देंगे, ब्रांच या शाखा का जाइलम, ठीक है। और ये लीफ है, ये लीफ का जाइलम है। ये किसका जाइलम है, ये लीफ का जाइलम। तो इसे अपने बना दिया लीफ का जाइलम। और यहाँ पर ये कौन सी कोशिका है, ये मान लो पर्ण मध्योतक है। कौन सी कोशिका है, पर्ण मीजोफिल सेल, पर्ण मध्योतक मीजोफिल सेल। अब जाइलम के अंदर क्या होता है, ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर के अंदर पानी है। ये क्या है, रूट हेयर के अंदर पानी है। और ये क्या है, जाइलम के अंदर पानी है। ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ, ये क्या है, जाइलम के अंदर पानी है। ये जाइलम है। क्योंकि जाइलम किस चीज़ को परिवहन करता है, किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है, पानी का। अब आपको पता है, आपने केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ा हुआ है आपने कि जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ये मैंने जो यहाँ पर बनाए हैं, ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल हैं। पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। कौन से बॉन्ड के द्वारा, संसंजन बल के द्वारा या कोहेंसन बॉन्ड के द्वारा। ये वाटर के मॉलिक्यूल थोड़े मैं बड़े करके बना देता हूँ। यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको जो आगे वाला टॉपिक है रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप, तो उसका भी आपको जो मेन पोर्शन है वो समझ में आ जाएगा, या कह लो कि कंप्लीट रसारोहण आपको समझ में आ जाएगा।
ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं एक बॉन्ड के द्वारा। तो ये यहाँ पर क्या है, एक बॉन्ड अपने बना दिया कि ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं एक बंध के द्वारा, एक बॉन्ड के द्वारा। इस प्रकार ये बना दिया अपने एक बॉन्ड, ठीक है। इस प्रकार ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। अब देखो जो निष्क्रिय जल अवशोषण है वो कब होता है, जब वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है दोपहर के टाइम। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा। ये है स्टोमेटा या रंध्र। होता क्या है कि यहाँ पर जो पानी का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो पानी का मॉलिक्यूल है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा कहाँ चला जाता है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। बाहर चला गया तो यहाँ पर पानी की क्या होगी, कमी। तो आपको पता है कि दो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। जब ये वाला बाहर चला गया तो इसकी जगह पर कौन सा आ जाएगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, आगे चला गया। तो इस प्रकार जब एक मॉलिक्यूल आगे चला गया तो पीछे वाला मॉलिक्यूल उसकी जगह पर आ गया। इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। मतलब जब ये जो लीफ का जाइलम था, लीफ के जाइलम का पानी जाता है आगे, तो लीफ के जाइलम में कौन सा पानी आ जाता है, ब्रांच के जाइलम वाला। जब ब्रांच के जाइलम का पानी लीफ के जाइलम में जाएगा तो ब्रांच के जाइलम के अंदर कौन से मॉलिक्यूल आ जाएंगे, स्टेम के जाइलम के अंदर जो मॉलिक्यूल थे वो कहाँ आ जाएंगे, ब्रांच के जाइलम में। जब स्टेम के जाइलम के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो ब्रांच के जाइलम में गए तो स्टेम के जाइलम के अंदर कौन सा पानी आएगा, जो रूट के जाइलम में है, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। जब रूट के जाइलम के अंदर जो पानी था वो कहाँ पर गया, स्टेम के जाइलम में। तो जो रूट हेयर के अंदर पानी है वो कहाँ पर आ जाएगा, रूट के जाइलम में। अब रूट के जाइलम में पानी नहीं है तो बाहर जो सॉइल का सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो पानी है ये कहाँ पर आ जाएगा, रूट के जाइलम में। मतलब रूट हेयर के अंदर सॉइल के सॉल्यूशन में जो पानी है वो कहाँ पर आ गया, रूट हेयर में। क्यों आया, क्योंकि जब रूट हेयर का पानी यहाँ पर आ गया, रूट हेयर के अंदर पानी नहीं था तो रूट हेयर की डीपीडी क्या है, बढ़ जाती है। रूट हेयर की जो ओपी बढ़ जाती है, रूट हेयर की जो टीपी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसकी डीपीडी बढ़ गई तो बाहर सॉइल के अंदर पानी है तो सॉइल का पानी इसके अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार जो पानी है वो ऊपर जा रहा है। अब आप ये सोचो कि पानी ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि ऊपर क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन। आप ये सोचो कि यदि ये वाला मॉलिक्यूल बाहर ना जाए तो ये मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जाएंगे, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कि ये वाला मॉलिक्यूल है वो वहाँ पर कब जाएगा, जब ये मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। जितना टाइम ये मॉलिक्यूल यहाँ रहेगा ये मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं आएगा। तो जो जल अवशोषण है, वाटर एब्जॉर्प्शन है, वो क्यों होता है, ट्रांसपीरेशन के कारण। जब ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो रहा है तो जल का अवशोषण भी तेज़ी से होता है। और तेज़ी से कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर जल का अवशोषण है, जल अवशोषण की दर कह लो, जल अवशोषण की स्पीड कह लो, या रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड से पानी ऊपर जाएगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल तो आपस में जुड़े हुए हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल आगे जा रहा है तो ये वाला उसके साथ जाएगा, क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जल अवशोषण की स्पीड है उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, ट्रांसपीरेशन। यदि ट्रांसपीरेशन ज़्यादा है तो जल अवशोषण की दर ज़्यादा, यदि ट्रांसपीरेशन कम है तो जल अवशोषण की दर भी क्या है, कम, ठीक है। तो मतलब जो मेन फैक्टर है, जो मेन फोर्स है वो कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, लीफ में। कौन सा, ट्रांसपीरेशन। रूट का कोई फंक्शन नहीं है। देखो इस रूट हेयर के अंदर पानी कब आएगा, जब रूट हेयर का पानी कहाँ जाएगा, रूट के जाइलम में जाएगा। अब वो जा क्यों रहा है, क्योंकि ऊपर ट्रांसपीरेशन हो रहा है, इसे पानी चाहिए तभी तो पानी ऊपर जा रहा है। ये तो क्या है, सिर्फ एक कह लो कि एक रास्ता है जो पानी उसमें आ रहा है, ठीक है। मेन काम इसका नहीं है, मेन काम किसका है, ट्रांसपीरेशन का, या मेन काम किसका, लीफ का, क्योंकि उसमें स्टोमेटा है। कौन से मेथड में, पैसिव में। एक्टिव में क्या होता है कि ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो चाहे कम हो,
कोई लेना देना नहीं है ऊपर कितनी रिक्वायरमेंट है। सक्रिय में तो क्या होता है कि उसकी अपनी क्षमता है रूट हेयर की, बस जितनी स्पीड से वो जल ले रहा है वो उतनी स्पीड से ही लेगा, चाहे ऊपर कुछ मर्जी होता रहे, ठीक है, उतनी स्पीड से ही जल का अवशोषण होगा। लेकिन पैसिव में क्या है कि यहाँ पर जो जल अवशोषण की स्पीड है वो कौन तय करता है, कौन डिसाइड करता है? रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो पता है अपने राजस्थान में बैठे हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होता है, पानी की रिक्वायरमेंट प्लांट को ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम जो जल अवशोषण होता है वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होता है? निष्क्रिय जल अवशोषण। कितना होता है? लगभग 96। क्योंकि अपने गर्मियों की बात करें मई जून में तो लगभग 8 बजे गर्मी हो जाती है और शाम को 6 बजे तक पूरी गर्मी रहती है, या 5 बजे तक, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक, ठीक है। तो उस टाइम ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और सुबह के टाइम वैसे भी ट्रांसपीरेशन नहीं होता। अब ट्रांसपीरेशन नहीं हो रहा तो पानी की क्या ज़रूरत है? अपने को रात को प्यास थोड़ा लगती है, अपने को कब लगती है? नहीं, अपने कम प्यास लगती है सर्दियों में। अपने को प्यास कब लगती है? दोपहर के टाइम गर्मियों में ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो उसी टाइम जब गर्मियों में सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक ज़्यादा ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो उसी टाइम तो पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर सकता है? पैसिव वाला मैकेनिज्म, निष्क्रिय जल अवशोषण की जो क्रियाविधि है उस मैकेनिज्म के थ्रू जो प्लांट हैं वो जल को अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो ये अपने याद रखना है कि जो मैक्सिमम प्लांट की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू पूरी होती है, और वो भी 96%, ठीक है। तो ये हो गया निष्क्रिय जल अवशोषण। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपना इसमें लास्ट टॉपिक बचा है, एक छोटा सा टॉपिक है कि पथवे ऑफ वाटर इन प्लांट। पथवे ऑफ वाटर इन प्लांट कि पौधों में जो पानी का रास्ता क्या होता है, ठीक है। पौधों में जल का मार्ग, पौधों में जल का मार्ग क्या होता है? अपने बनाया था ना इस प्रकार एक डायग्राम बनाया था, जैसे यहां पर अपने बनाया था रूट हेयर, रूट हेयर बना था। यहां पर क्या बना था? इसे मैं लिख देता हूं राइजोडर्मिस। जो रूट की एपिडर्मिस होती है उसे अपने क्या बोलते हैं? राइजोडर्मिस। इसे अपने क्या बोला था? कॉर्टेक्स। फिर अपने क्या लिखी थी? एंडोडर्मिस। फिर अपने क्या लिखी थी? पेरिसाइकल। और लास्ट में क्या था? जाइलम। तो अपने ये देखना है कि जो रूट हेयर का पानी है वो जाइलम में कैसे जाता है। बीच में ये सारी सेल तो आएंगी, लेकिन उसका फिर भी पथ क्या होता है वो आप इसमें देखोगे। तो जो पथवे ऑफ वाटर इन प्लांट है इसके बारे में जो साइंटिस्ट है इसने बताया था वो ई मंच ने बताया था। ई मंच ने उसने 3 रास्ते बताए, एक एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट पथवे ऑफ वाटर, एपोप्लास्ट, एक सिम्प्लास्ट, और एक वैक्यूलर या रसदानी, ठीक है। वैक्यूलर पथवे या रसदानी। तो सबसे पहले याद रखना आप कि जो एपोप्लास्ट पथ है इसे अपने नॉन लिविंग पथवे भी कहते हैं, निर्जीव पथ या नॉन लिविंग पथवे। और ये कौन सा है? लिविंग या सजीव पथवे। ये निर्जीव और ये सजीव। इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती, एटीपी, इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है और इसमें भी एटीपी की आवश्यकता होती है। अब रास्ता देखो आप, एपोप्लास्ट में जो पानी है वो एक सेल से दूसरी सेल तक कैसे पहुंचता है? वो पहुंचता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में जो स्पेस होता है ना, उस स्पेस के द्वारा जो पानी है वो एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचता है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं अपने सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति
और सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित फ्री स्पेस मतलब रिक्त स्थान। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में जो फ्री स्पेस होता है, उस फ्री स्पेस के द्वारा ही जो पानी है वो एक सेल से दूसरी सेल तक मूव करता है। सिम्प्लास्ट में क्या होता है कि आपने देखा हो, पढ़ा हुआ है प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं कि दो सेल के बीच में एक कह लो कि एक छिद्र पाया जाता है, एक पोर पाया जाता है, जिसे अपने बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसमें क्या है कि जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, उन प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा पानी एक सेल से दूसरी सेल में जाता है, ठीक है। और इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। वैक्यूलर पथवे में क्या होता है कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा नहीं जाता वो, ठीक है। इसमें क्या जाता है, वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाता है। जैसे अपने इस प्रकार डायग्राम बनाएंगे कि ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ पर ये दूसरी सेल आ जाएगी, ये उसकी सेल वॉल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो एपोप्लास्ट पथवे तो क्या कहता है कि जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ना, उस स्पेस के द्वारा पानी आगे जाता रहता है। सिम्प्लास्ट पथवे क्या कहता है कि जो इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, उन प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा पानी आगे जाता है। वैक्यूलर पथवे क्या कहता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली के द्वारा जो पानी है, ये जो कोशिका झिल्ली ना, ये वाली जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली को क्रॉस करके पानी आगे जाता है। और बीच में वहां पर क्या होती है, वैक्यूल होती है, रसदानी। तो उस रसदानी के बीच में भी वो मूव करता है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली, तो ये तीन रास्ते हैं। एपोप्लास्ट नॉन लिविंग है, सिम्प्लास्ट लिविंग है। एपोप्लास्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इन दोनों में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में जो रास्ता होता है उसके द्वारा पानी आगे जाता है। सिम्प्लास्ट में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा पानी आगे जाएगा, वैक्यूलर में कोशिका झिल्ली के द्वारा। तो इन दोनों में तो क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, प्रासरण की प्रक्रिया हो रही है। इसमें सिंपल कोई प्रासरण नहीं हो रहा, क्योंकि कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है, पारगम्य ही होती है। तो इसमें ज़्यादा स्पीड से पानी आगे मूव करता है, इन दोनों में स्पीड क्या होती है, कम, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये पथवे हो गया। तो ये अपना जो जल अवशोषण है वो कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट अपना 7वां लेक्चर होगा, उस 7वें लेक्चर के अंदर अपने पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन के बारे में। थैंक यू।